करने के लिए आप आकार आदि क्रम से याद कर सकते हैं। जैसे अ से लट, लट में अ है ना स्वर, लिट में ई स्वर है, लुट में ऊ है, लिट में री है। इस प्रकार आप सभी जान सकते हैं। ओ तक, 6 लकार तक आपको ओ का प्रयोग करना है। फिर दोबारा लंग से अ, फिर विधिलिंग में लिंग है ना, मुख्य तो लिंग है, तो लिंग लकार में ई का प्रयोग है, ई। लुंग लकार में ऊ और रिंग लकार में री। इस प्रकार आकार आदि क्रम से हमने समझा। अब हमने जब ये जो लकार होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रत्यय होते हैं ये। तो इस लकार के स्थान पर हमने इत संज्ञा करने के बाद केवल ला बचा। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न होगा सभी के मन में कि आपने एक सूत्र पढ़ा है लशक्को तद्धिते। वह सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो देखिए इसमें तो सारे ये 10 लकार जो है ये भी प्रत्यय हैं, तो इनमें भी 10 लकार की इत संज्ञा होनी चाहिए। प्रश्न है मन में किसी के ये? तो 10 लकारों की इत संज्ञा होनी चाहिए थी, पर पाणिनि जी को सभी लकारों के स्थान पर अगर ल की भी इत संज्ञा करते तो कुछ नहीं बचता। तो सबकी इत संज्ञा ना हो पाए इसलिए पाणिनि जी को केवल ल का ल बचाना पड़ा। इसलिए ल की इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ल ही एक ऐसा वर्ण है जो सभी लकारों में समान है। और किसी में ट है तो किसी में ङ है, किसी में अ है तो किसी में ई है। तो सब में भिन्नता है, पर सभी लकारों में एक समान जो वर्ण है वो है लकार। अगर उसकी भी इत संज्ञा कर देते तो फिर कुछ नहीं बचता। युगल किशोर जी रेज हैंड कर रहे हैं। सर आपका प्रश्न बाद में ले लेंगे, अभी क्लास स्टार्ट प्रारंभ भी हाँ होगी। सर, 10:30 बजे बाद में लीजिएगा प्रश्न, 10 बजे के बाद। जी जी। अब देखिए जब हमने लकारों की इत संज्ञा कर दी तो केवल सभी लकारों 10 लकारों में क्या बचा? ल ल ल ल ल ऐसे बचा। फिर सूत्र आया लस्य। ये देख रहे हैं सभी लोग, दिख रहा होगा आप सभी को। ये लस्य सूत्र आया। लस्य सूत्र ने कहा ल के स्थान पर, ये जो 10 लकार हैं इन 10 लकार के स्थान पर, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में यदि किसी सूत्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तो वहां समझना चाहिए के स्थान पर, मतलब जिस शब्द में षष्ठी विभक्ति हो तो उसके स्थान पर। तो लस्य में षष्ठी है, ल में, तो मतलब ल के स्थान पर क्या होता है। अगला सूत्र आता है, आप जब देखेंगे तो तिप तस झी सिप थस थ में वसमस त आताम झ थास आथाम धम इट वही महिम। इस सूत्र के द्वारा ल के स्थान पर तिंग हो जाते हैं। तो ल तो 10 लकार हैं और 10 लकारों के स्थान पर कितने तिंग हो जाएंगे? 10 तिंग हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी को? इन 10 लकारों के स्थान पे 10 तिंग हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमको ये पता कैसे लगे कि ये कौन सा तिंग है? तो आप यदि कोई पूछे कि ये कैसा तिंग है तो आपको क्या बोलना है? ये लट आदेश तिंग है, मतलब लट लकार के स्थान पर जो आदेश हुआ है ये वह तिंग है। ठीक है। अब देखिए ये जो सार्वधातुक है और आर्धातुक, इसको इस अगले चार्ट में हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी यहां तक समझिए लट आदेश तिंग और ये सार्वधातुक आर्धातुक हमारा विषय चल रहा था। इस विषय को मैं दोबारा प्रारंभ करता हूं। पिछली क्लास में मैंने बताया था तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक करने वाला एक सूत्र है केवल मात्र, वो कौन सा है? तिंशित सार्वधातुकम। यह कहता है सूत्र कि तिंग, तिंग अर्थात तिप तस झी जो 18 प्रत्यय हैं। समझ में आया? तिप तस झी जो 18 प्रत्यय हैं और जो शित प्रत्यय है, मतलब शित मतलब अर्थात जिसमें श की इत संज्ञा हुई हो, उन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो देखिए तिंग प्रत्ययों की, तिंग कितने प्रत्यय होते हैं? 18। इन 18 प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। और जो शित होते हैं, मतलब कि तिंग के अंदर ही शित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तिंग अलग हो और शित अलग हो,
तो इनकी भी सार्वधातुक संज्ञा होती है, जिनमें तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए शप, शप प्रत्यय है, इस शप में पा की हमने हलंत्यम से इत संज्ञा करी और शा की हमने करी लशक्व तद्धिते से, केवल मात्र आ बचा हमारा। अभी तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई है, तो ये जो अप्रत्यय बचा है हमारा, ये कैसा प्रत्यय है? सार्वधातुक प्रत्यय है। समझ में आया? अब देखिए सूत्र आया आर्धधातुकम शेषः। ठीक है, आर्धधातुकम शेषः सूत्र कहता है शेष बचे हुए की आर्धधातुक संज्ञा होती है। शेष मतलब कि जो तिंग मतलब तिप तजी जो 18 प्रत्यय हैं और जो शित प्रत्यय हैं, उनको छोड़कर जो भी बचा है, शेष बचा है, उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। कोई साथ में कोई बोलता रहेगा तो मेरे को पता लगेगा कि मेरे को आवाज आ रही है नहीं आ रही है। जी सर, जी सर, बोलिए। हाँ जी, आपको डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए नहीं बोल रहे नहीं नहीं सर, देखिए मुझे ऐसा लगेगा ना फिर कि मैं अकेले एक रूम में बैठकर बोले जा रहा हूँ सिर्फ, कोई ऐसा क्षमता लगेगा महोदय। किसी से बात करते करते पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए शेष तिंग अर्थात तिप तत् जे 18 प्रत्यय हैं और शित अर्थात जिसमें तालव्य शकार की इत संज्ञा हो चुकी हो, यह प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं। और इनसे जो भी बचे हुए होंगे वो क्या कहलाएंगे? आर्धधातुक। मैंने आप सभी को पिछली क्लास में बताया था कि जो तिंग प्रत्यय के दो भेद होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। आर्धधातुक। ठीक है, यहां देखिए ये हमारे धातु से लगने वाले धातु है हमारी, और धातु से लगने वाले प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो होते तिंग और एक होते हैं कृत। ठीक है, अब ये देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तिंग प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सार्वधातुक, ठीक है, और दूसरे होते हैं आर्धधातुक। आर्धधातुक। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि सार्वधातुक प्रत्यय कितने प्रकार के, वो तीन प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो सार्वधातुक होते हैं, एक आर्धधातुक होते हैं। अब मैंने ये जो सूत्र आया तिंशित सार्वधातुकम, तो इस सूत्र ने तो सारे के सारे जितने भी तिंग प्रत्यय थे उनकी क्या कर दी? आर्ध धातुक संज्ञा कर दी। समझ में आया सर आपको? इस सूत्र ने कहा कि जितने भी तिंग प्रत्यय हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिए ये जो हमारा 18 हमने लकारों के स्थान पर लट लकार के स्थान पर तिंग किया, तो तिंग लट लकार के स्थान पर जो तिंग है वो कितने हो गए? 18 हो गए। ऐसे मिलाकर हमने 10 लकारों के स्थान पर किया। ठीक है ना, जो लेट लकार है उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो वेद में प्रयोग होता है। अभी हम लौकिक शब्दों का ज्ञान करने के लिए पढ़ रहे हैं, वेद शब्दों के ज्ञान के लिए हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर 9 बचे, और जो लिंग लकार होता है वो हट गया और उसकी जगह पर उसके दो भेद आ गए, विधिलिंग और आश्रलिंग, पूरे मिलाकर 10 लकार हुए। मतलब कि हर लकार पे 18 प्रत्यय हो गए, तो 10 लकार पे कितने प्रत्यय हो गए? 180। 180 हो गए। ठीक है, अब जो हमारे 180 प्रत्यय हैं, हमने कहा इन 180 प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा हो गई? सार्वधातुक संज्ञा। ठीक है, और जब सारे तिंग हमने जितने भी 180 तिंग प्रत्यय हैं, जब हमने इनकी सबकी हमने सार्वधातुक संज्ञा कर दी, तो आर्धधातुक तो कुछ बचा नहीं। तो अब हाँ, और फिर हम कह क्यों रहे हैं कि तिंग प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक? जिस प्रकार यदि एक पिता के दो पुत्र हैं और वो कहे कि मेरी संपत्ति के दोनों वारिस हैं, ठीक है, और वह व्यक्ति अपने सिर्फ एक बेटे को क्या मतलब सारी की सारी जायदाद दे दे, तो फिर दूसरे के साथ अन्याय होगा नहीं होगा? एक तरफ से आप कह रहे हो कि इस पिता के दो पुत्र हैं और मेरे दो पुत्र हैं और इन दोनों की जायदाद दोनों इनकी है, और एक तरफ से आप दे भी नहीं रहे हो। इसी प्रकार तिंग प्रत्यय तिंग
जो प्रत्यय हैं उसके दो भेद होते हैं, एक तो सार्वधातुक और एक आर्धातुक। और हमने सूत्र आया तिंशित सार्वधातुकम, इसने कहा कि तिंग प्रत्यय जितने भी होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो आर्धातुक तो बचा ही नहीं जब सारे के सारे तिंग की होगी। तो सूत्र आया अगला सूत्र कि उन तिंग में से, ये जो 180 तिंग है ना, इन 180 तिंग में से अब कुछ प्रत्यय हमारे आर्धातुक होने लगेंगे। पाणिनि जी का काम क्या है, इस कार्य को, पाणिनि जी की इस बात को ध्यान से समझिएगा। पहले पाणिनि जी सबको एक समान बनाते हैं, सबको एक समान बना करके कार्य करते हैं। उसके उपरांत जो जो विशेष होता है उसे विशेष विशेष कार्य देते रहते हैं। इस बात को मैं भी घटाऊंगा आपके सामने। ये बात तो घट गई कि पाणिनि जी ने पहले जितने भी तिंग होते हैं उन सबको क्या करा, सार्वधातुक बना दिया, उनको एक जैसा बना दिया। ठीक है, अब विशेष क्या करना है, आर्धातुक निकालना है। तो अब विशेष निकालेंगे। विशेष निकालने के लिए सूत्र आया आपका, दिख रहा है सबको, लिट च। हाँ जी, हाँ जी सर। लिट च सूत्र आया हमारा। यह लिट च सूत्र कहता है, देखिए क्या कह रहा है ये, कि लिडादेश, लिडादेश माने कि लिट लकार के स्थान पर जो आदेश हुआ है, जो तिंग, उनकी भी आर्धातुक संज्ञा होती है। उसकी भी क्या संज्ञा होती है, आर्धातुक संज्ञा। तो अभी इस लकार, इसने क्या कर दिया, देखिए अब ऊपर लिट लकार है, लिट लकार, तो इस लिट लकार को पूरे को इसने क्या कर दिया, हमारा आर्धातुक कर दिया। ठीक है जी सर। समझ में है सर? ये लिट लकार हमारा किसने आर्धातुक किया है, लिट च सूत्र ने। वह सूत्र क्या कहता है कि लिट लकार भी आर्धधातुक होता है। जब आप अष्टाध्यायी खोलेंगे और अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के चौथे पाद के जब आप लास्ट के सूत्रों में पहुंचेंगे, तीसरे अध्याय के चौथे पाद के लास्ट के सूत्र देखिए, सूत्र संख्या 113 से देखिए। सबसे पहला सूत्र है 114 से 100, माता जी कुछ 113 तिंशित सार्वधातुकम अस्ति। हाँ, तिंशित सार्वधातुकम। तो देखिए तिंशित सार्वधातुकम जो सूत्र है 113 संख्या है इसकी। इसने कहा कि तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तुरंत अगला सूत्र आया आर्धधातुकम शेषः। इसने कहा कि शेष जो भी बचेगा उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। अब उसके तुरंत उपरांत आया लिट च, और लिट लकार की भी आर्धधातुक संज्ञा होती है। ऐसा कौन कह रहा है, लिट च सूत्र कह रहा है। समझ में आया सभी को? तो लिट च सूत्र के द्वारा, देखिए ये सूत्र है लिट च, दिख रहा है आपको, ये जो मैंने, और लिट च सूत्र के द्वारा ये जो लकारता है हमारा कैसा बन गया, आर्धधातुक बन गया। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र चलते हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में। इसके तुरंत अगला सूत्र है लिंगा शिशि। लिंगा शिशि, लिंगा शिशि कहता है कि आहान पर जो तिंग, हरिओम, हाँ श्रूयते भगवान, श्रूयते। लिंग, आश्रित लिंग लकार के स्थान पर जो तिंग आदेश, मनीष जी ध्वनि कर्तनम भवति। मनीष ध्वनि न आगच्छति। हेलो, हाँ श्रूयते, अधुना श्रूयते। स्क्रीन दिख रही है ना जी? यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम सी चल रही है। हाँ अब देखिए, ये अब लिट च सूत्र के द्वारा कौन सा लकार आर्धातुक हो गया, निकुंज सर बताइए। लिट च तो लिट लकार,
हाँ, और लिंगाशीषी ने क्या कर दिया, हाँ आश्रित लिंग दोनों। लकार को। हाँ आश्रित लिंग और विधि लिंग दोनों। नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं, अच्छा। सिर्फ लिंगाशीषी आश्रित। बोल रहा है सूत्र, सिर्फ अच्छा अच्छा, केवल लिंग मात्र आशीषी। लिंग आशीषी। आशीषी से ये पता लगेगा कि आश्रित लिंग लकार को ही केवल आर्धातुक कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये देखिए जी। मैंने सूत्र भी लिखा है कि आश्रित लिंग आदेश तिंग, मतलब जो आश्रित लिंग लकार के स्थान पर जो आदेश हुआ है तिंग, उसकी आर्धातु संज्ञा होती है। और सूत्र कौन सा है, आगे लिखा है लिंगा लिंग शिशि। आशीषी। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताइए, आपके 10 सार्वधातुक प्रत्यय थे, तिंग कितने थे, 10। उन 10 की 10 हमने क्या कर दी, 10 की पहले सार्वधातुक संज्ञा कर दी, और फिर हम दो सूत्रों के द्वारा हमने उन 10 लकार में से दो, मतलब 10 में से 2 को हमने क्या कर दिया, आधातुक कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं और पे। तो अगला सूत्र आया शतासी रिलुटो हो, शतासी रिलुटो हो। ये कह रहा है कि पहले देखिए, इसमें ली और लुट, ये दो प्रत्यय लिखे हैं, दो लकार लिखे, कह रहा है कि इनको स्या और तास प्रत्यय होता है। ठीक है, जब अब आगे देखिए, पहले धातु से लिट लिंग लकार के प्रयोग से पूर्व स्या प्रत्यय होता है। जैसे अभी इसको ये समझिए, जैसे यहां मान लीजिए हमारी पट धातु है। ठीक है, पट धातु है सर, हेलो, हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी सर। पट धातु है, और पट धातु से हमने लाए प्रत्यय, लाए तिप प्रत्यय। पहले लाए हम पट धातु से, सबसे पहले लाएंगे हम, ये देखिए, पट धातु से हम कौन सा लकार लाएंगे, हम लिट लकार लाएंगे, लिट। लिट लकार लाए, अब लिट लकार में ये अनुनासिक है, तो टा की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, और ला की हमने किससे कर दी, उपदेश ला में जो आ है उसकी कर दी हमने उपदेश जन्नासिक इत से। अब ये जो ला है, ये कौन सा ला है, लिट लकार का ला। ठीक है, अब इस लिट लकार के ला को क्या हो जाएगा, लस्य सूत्र और तिप्तस जी के सूत्र के द्वारा इस ला के स्थान पर तिप्तस जी तिंग प्रत्यय हो जाएंगे। तिंग प्रत्यय में कौन सा होगा, अभी पहले केवल पहला लिखेंगे, तिप। ठीक है, अब ये कहता है, अभी एक तिप बताइए निकुंज सर, ये जो जी तिप बोलिए। है ये कौन सा तिप है, लिंगादेशे तिप। लिट, लिट आदेश है तिंग। हाँ लिट आदेश, हाँ। ठीक है ना, लिट मान लीजिए अभी, तो हाँ लिट लकार के स्थान पर जो तिंग हुआ है ये वह तिप है। ठीक है, अब सूत्र कह रहा है, ये सूत्र कि अभी भी ये जो तिप है ये लिट लकार तो है ही, लिट लकार के अर्थ में तो प्रयोग हो ही रहा है। तो कह रहा है कि धातु से लिट और लिंग लकार के प्रयोग से पूर्व स्या प्रत्यय होता है। तो लिट लकार का यह प्रयोग है, लिट लकार और लिंग लकार, इनके प्रयोग से पूर्व में इसके आ जाएगा स्या प्रत्यय हो जाएगा। तो स्या हो जाएगा, देखिए स्या हो गया, जो लिट लकार होगा और लिंग लकार होगा उससे पूर्व में आकर स्या प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए, अब आपको और क्लियर करवा दूं। पठिष्यति हो गया। हाँ, अभी पटिष्यति नहीं, केवल इतना समझिए कि जब आप लिंग लकार का प्रयोग करेंगे, लिट लकार का और लिंग लकार का, तब आपको उस जो तिप तस्जी प्रत्यय होंगे उनसे पूर्व में कौन सा प्रत्यय बिठाना है आपको, स्या। स्या प्रत्यय। ठीक है, और जब अब देखिए, अब हमने दोबारा पट धातु का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसके बाद जो धातु हमने जो लगा लिया, अब हमने लिया, अभी हमने कौन सा लिया था, लिट लिया था, लिट। अब हम लेंगे लिंग लकार। ठीक है, अब लिंग लकार में भी पूर्ववत प्रक्रिया करेंगे, पूर्ववत प्रक्रिया करेंगे, ङ की लशक वो हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा, और री जो ये हमारा अनुनासिक था तो इसकी किससे कर दिया हमने, उपदेश जो नासिक इत से इत संज्ञा कर दी। ठीक है, बचा ला, ये कौन सा है,
ये लिट लकार वाला है, ठीक है ना। मैं आगे लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सा वाला है, लिट लकार का, ठीक है। और ये जो है ये है आपका लिंग लकार का, ठीक है। तो अब इस ल के स्थान पर क्या करना है, ल के स्थान पर लस्य और तिप्तझी, इस सूत्र के द्वारा आपको क्या करना है, तिप्तझी आदि प्रत्यय करने हैं। अब उनमें से हम एक पहला प्रत्यय करेंगे तिप प्रत्यय, ठीक है। अब ये तिप प्रत्यय कैसा है, ये इन दोनों तिप प्रत्यय में अंतर देखिए, ये भी तिप है और ये भी तिप है, पर ये लिट लकार के स्थान पर हुआ जो आदेश ये वह तिप है, और ये जो लिंग लकार के स्थान पर जो आदेश हुआ है ये वह तिप है, ठीक है। समझ में आया जी। समझ में आ रहा है। अब सूत्र आया तुरंत। अब और एक और अभी देखिए, अब अगला देखिए फिर से, पट धातु हमने दोबारा ली। अब इससे हमने लगाया फिर से लुट प्रत्यय, कौन सा, लुट। अब लुट के स्थान पर लशक ओ हलंत्यम, फिर उपदेश, ये अनुनासिक है तो इसलिए लशक ओ उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा कर दी, केवल मात्र बचा ल। फिर सूत्र आया लस्य, ला के स्थान पर। फिर अगला सूत्र आया तिप्तजी, तिप्तजी आदेश हो गए तो क्या बचा, तिप कर दिया हमने, केवल अभी पहला किया। होते तिप भी होता है, तस भी होता है, सारे होते हैं, 18 के 18 होते हैं, पर अभी हम पहले एक उदाहरण समझ लें तो एक का ही प्रयोग करेंगे। अब तिप हो गया। अब ये जो तिप हुआ है ये कैसा तिप है, ये लुट लकार के स्थान पर जो आदेश हुआ है ये वह तिप है। अब सूत्र आया आपका, कौन सा आया, इस सूत्र में दो शब्द देखिए, दो शब्द, एक तो लिखा है स्या और तास, स्या प्रत्यय और तास प्रत्यय री और लुट को होता है। किसको किसको होता है, री और लुट को। सर अब एक बात देखिए, आपके घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, और आपने उनसे कहा कि पानी लाओ, ठीक है, तो आपने किसी का निर्देश किया क्या, आपने किसी को भी बोल दिया, दोनों में से कोई भी एक पानी लाएगा, ठीक है। पर यदि आप कहते, केवल स्पष्ट करके कहते कि रमेश तुम पानी लाओ, तो केवल वो लाता और दूसरा वाला नहीं लाता, ठीक है। अब यहां पर री लकार है, अब इन्होंने, अब री तो देखिए, री तो अब कह रहे हैं री लकार को स्या प्रत्यय होता है, री लकार को क्या होता है, स्या प्रत्यय। अब ली लकार से हम किसका ज्ञान करें, ये ली लकार से हम ये जो चौथा लिट है, लिट को समझें, या फिर ये जो हमारा 10वां रिंग है इसको समझें। इन्होंने तो केवल मात्र ली कहा है, इन्होंने स्पष्ट किया क्या कि लिट लकार को होगा या किसको होगा, इन्होंने केवल मात्र क्या दे दिया, ली कह दिया इन्होंने कि ली लकार से स्या प्रत्यय करो। अब जब स्पष्ट ही नहीं हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, दोनों को क्या करना है हमें, जब स्पष्ट नहीं होता ना कभी भी, तो सबके लिए होता है कार्य। जब स्पष्ट नहीं करेंगे आप अपने वाक्य को कि यह कार्य तुम्हें करना है, तो वह कार्य जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक वह कार्य सबको करना होगा, ठीक है, वो सबके लिए है। तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, केवल री बोला और कहा कि री लकार को क्या होता है, स्या प्रत्यय होता है। अब हमने दोनों री से हमें लिट को भी पकड़ना है और रिंग को भी पकड़ना है, ठीक है ना। ये देखिए, इससे हमने ली से क्या पकड़ा, लिट और रिंग को पकड़ा, और लुट तो स्पष्ट है ही, लुट हमारा जो प्रत्यय है वह स्पष्ट है कि लिट लकार मतलब ली लकार को कौन सा प्रत्यय होगा, स्या प्रत्यय, ठीक है। ली लकार को होगा स्या प्रत्यय, आगे लिख रहा हूं, स्या प्रत्यय होगा, और लुट लकार को तास, ठीक है। तो अब देखिए, ली लकार में स्पष्ट नहीं किया है, तो मतलब ली से लिट और लिंग दो लकारों से स्या प्रत्यय होगा, और लुट लकार से स्पष्ट कर रखा है इसलिए केवल लुट लकार से तास प्रत्यय होगा। यह लकार देखिए, हम आपके पास दो सेब हैं, ठीक है, और जिनको देना है वह भी दो लोग हैं, तो आप उनको किससे देंगे, क्रम से देंगे, उनको किससे देंगे निकुंज सर,
क्रम से, क्रम से देंगे। ठीक है। पहला देखिए, पहला पढ़ा गया स्या, ठीक है, और दूसरा पढ़ा गया तास। तो पहले स्या पढ़ा गया है, तो स्या किसको देंगे? री को, पहले वाले को। और दूसरा पढ़ा गया तास, तो दूसरा वाला देंगे किसको? लुट को। क्रम से। इसे हमारे व्याकरण शास्त्र में यथासंख्य मनुदेश समानम एक सूत्र है, उसके द्वारा वो कहता है यथासंख्य मतलब अगर दोनों की संख्या यथा है मतलब बराबर है, दोनों की संख्या बराबर है तो उनको दोनों को क्रम से बांटिए। अब इसमें संख्या देखिए, स्या प्रत्यय और तास प्रत्यय भी 2 हैं, और री और लुट जो इसमें दिखा रखे ये भी 2 हैं। तो स्या री को हमने दे दिया स्या, और तास को दे दिया हमने लुट, ठीक है। अब देखिए, री से यहां लिट और लिंग दोनों लकारों का ग्रहण है। धातु से लिट और लिंग लकार के प्रयोग से पूर्व स्या प्रत्यय होता है, और लुट लकार से पूर्व तास होता है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने लिट लकार से पूर्व स्या कर दिया, अब हम कर देंगे लिंग लकार से पूर्व भी हमने स्या कर दिया, और जो लुट लकार था सतासी लिलुटो हो, इस सूत्र के द्वारा हमने लुट लकार से पूर्व में भी हमने कौन सा प्रत्यय कर दिया? स्या प्रत्यय। समझ में आया? तास भविष्यति तास लुट अस्ति खलु? सॉरी, आम सम्यक्, तास, ठीक है। तो यहां तास हो गया। अब देखिए, यह जो हमारा तिप था ये क्या है? सार्वधातुक, ठीक है। और इसके आगे आके बैठ गया कैसा प्रत्यय? हमारा आर्ध धातुक प्रत्यय। आप सभी से पूछता हूं, ये स्या प्रत्यय कैसा है? निकुंज सर आप बताइए। तो सार्वधातुक कैसा? स्या प्रत्यय, ये जो हमारा स्या प्रत्यय है ये सार्वधातुक है? नहीं सर, तिंग और शिप नहीं है तो आर्धातुक ही हुआ। बस आपको यदि सार्वधातुक का ग्रहण करना है ना, पता लगाना है कि ये प्रत्यय सार्वधातुक है कि नहीं है, तो आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। स्या प्रत्यय देखिए, ये तिप्तस जी के अंतर्गत आता है? नहीं आता है, ठीक है। फिर देखिए कि इस स्या प्रत्यय में तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई है? नहीं हुई है। तो यह प्रत्यय हमारा कैसा प्रत्यय हो गया? सार्वधातुक नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया? आर्धधातुक हो गया, ठीक है। अब ये स्या प्रत्यय आर्धधातुक है, और नीचे वाला स्या प्रत्यय भी आर्धधातुक है। अब ये तास प्रत्यय के बारे में बताइए स्वाति जी, स्वाति दीदी जी। जी जी बताइए तास प्रत्यय। आर्धातुक एव अस्ति, यतो हि एषः तिङ् नास्ति न सित् अस्ति। तिङ् सित् मध्ये न आगच्छति, तर्हि एषः अपि आर्धातुकम् अस्ति। आम, तो यह प्रत्यय भी हमारा कैसा हुआ? तिंग प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है, और शित प्रत्यय इसमें तालव्य शकार की संज्ञा भी नहीं है, तो ये प्रत्यय भी हमारा आर्ध धातु हो गया, ठीक है। अब ये बात देखिए निकुंज सर। हाँ, आप मुझे सर मत बुलाइए सर, मुझे शर्म लगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए कि जब आप टिकट लेने जाते हैं जी, तो यदि आपके सामने एक व्यक्ति है तो टिकट काउंटर वाला उसको टिकट देगा या कि आपको टिकट देगा? सबसे पहले तो उन्हीं को देगा। उनको ही देगा ना? जी जी। क्यों? क्योंकि टिकट काउंटर के सामने जो व्यक्ति आएगा उससे कार्य करना है, उन दोनों को आपस में कार्य करना है पैसे लेन देन का। अब देखिए, यह तिप प्रत्यय हमारा क्या है? यह तिप था जो हमारा, ये सार्वधातुक था, पर इसके आगे आके कौन बैठ गया? आर्ध धातुक प्रत्यय, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी जी। ये जो ये तुम्हारा सार्वधातुक था और इसके आगे आके बैठ गया आर्ध धातुक प्रत्यय। अब देखिए, और ये नीचे वाले में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी जी। वह भी तिप, जो ये तिप था ये सार्वधातुक था, पर यह जो इसके आगे आगे कौन सा प्रत्यय बैठ गया? आर्ध धातुक प्रत्यय आगे आकर बैठ गया, ठीक है। नीचे वाले में देखिए, ये जो तिप था, जो लुट लकार के स्थान पर जो तिप आदेश हुआ था, यह भी हमारा सार्वधातुक था, पर इसके आगे जो तास प्रत्यय आकर बैठा है यह भी हमारा क्या है? यह भी हमारा आर्ध धातुक है। तो धातु से जब हम प्रयोग करेंगे
तो धातु को अब सामने कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, अभी ये बताइए, धातु के तुरंत बाद कौन सा प्रत्यय आ गया? आर्ध धातु। आर्ध धातु। तो धातु से जब हम कार्य करने चलेंगे तो उसके सामने आएगा आर्ध धातु प्रत्यय। तो आर्ध धातु प्रत्यय लगने, 3 लकारों में आर्ध धातु प्रत्यय लगने के कारण यह लकार भी क्या हो गए? आर्ध धातु हो गए। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो हम सामने वाले से कार्य करते हैं, ठीक है। हम उसके पीछे, हम ऐसे यहां से पट से घुमाकर ऐसे करके टिप पर नहीं लाएंगे, पट के सामने जो प्रत्यय आएगा हमें उससे कार्य करना है, ठीक है। तो स्य प्रत्यय हमारा आर्ध धातु के, इस कारण से ये जो लिट लकार था ये आर्ध धातु प्रत्यय लगने के कारण क्या हो गया? आर्ध धातु हो गया, ठीक है। अब ये लिंग लकार भी आर्ध धातु प्रत्यय लगने के कारण आर्ध धातु हो गया, और ये तास प्रत्यय भी, ये जो लुट लकार है ये भी तास प्रत्यय लगने के कारण हमारा आर्ध धातु हो गया, ठीक है सर। जी जी। अब हमारे कितने लकार आर्ध धातु हो गए और बताइए? 3 लकार। लिट लकार, लुंग लकार, हाँ 4। अभी 3 हो गए हमारे, अभी 3 हो गए। लिट, लिंग, आशीषी नहीं वो तो है ही अभी तत्काल। हाँ तत्काल तो 3 हुए, तो 3 हो गए, रिंग और लुट, लिट, रिंग और लुट, ठीक है। अब इनको हम ऊपर देख लें। पहला बताइए सर, लिट लकार, ठीक है सर। ये लिट लकार हो गया आपका आर्ध धातुक, ठीक है। और फिर आया रिंग लकार, ये भी आपका हो गया आर्ध धातुक, ठीक है। किस सूत्र ने किया है? शताशीषी लुटो। देखिए लिखा ना दोनों सूत्रों में, दोनों में लिखा है शताशी लुटो हो और शताशी लुटो हो। और कहां लिखा है शताशी लुटो हो? लुट लकार में। लुट कह रहा ना, लुट। तो तीसरा जो हमारा लुट लकार है यह भी क्या हो जाएगा हमारा, इस सूत्र के द्वारा ये भी क्या हो जाएगा? आर्ध धातुक हो जाएगा। समझ में आ गया सर? अब देखिए, अब तक हमारे पास कितने लकार थे? 10 लकार थे। उनमें से एक पहला लकार लिटचा सूत्र के द्वारा हमारा क्या हो गया? आर्ध धातुक हो गया, ठीक है। दूसरा लकार लिंगाशीषी के द्वारा हो गया, ठीक है। और एक सूत्र के द्वारा 3 लकार आर्ध धातुक हो गए। 3 लकार आर्ध धातुक नहीं हुए हैं, 3 लकारों के आगे आर्ध धातुक प्रत्यय आकर बैठ गया। तीनों लकार के आगे आर्ध धातुक प्रत्यय आकर बैठ गया, इसलिए जब हम कार्य करने चलेंगे तो हमें आर्ध धातुक प्रत्यय दिखेगा, ठीक है जी। अब अगले चलते हैं। एक और सूत्र बचा है जो सार्वधातुक और आर्धातुक का ज्ञान कराता है। अब देखिए आया सूत्र, आया चली लुंगी, ठीक है। सूत्र क्या है सर? चली लुंगी। अब ये कहता है धातु से लुंग लकार परे रहते चली प्रत्यय होता है, ठीक है। धातु से लुंग लकार परे रहते चली प्रत्यय होता है, मतलब कि उस जो प्रत्यय होगा उसके बाद लुंग लकार भी होना चाहिए और वह धातु के बाद भी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि दोनों के बीच में आकर बैठ जाए। अब देखिए यहां इसी में दिखा देता हूं मैं। अब ये जो लुट लकार है ना, इसकी जगह मैं कर देता हूं आपका लुंग लकार, ठीक है। अब ये लुंग लकार है। इस लुंग लकार सूत्र, लुंग लकार है तो गा की संज्ञा हमने करी लशक देते, और ऊ की हमने किससे करी? अनुनासिक है, इस कारण से हमने लू की संज्ञा कर दी उपदेश जो नासिक, इससे केवल बचा ला। इस ला के स्थान पर हमने क्या करेंगे? अब ये जो मैंने ऊपर बताया लस्य, ला के स्थान पर अगला सूत्र तिप तजी, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? तिप प्रत्यय हो जाएगा। तो ला के स्थान पर क्या हो गया हमारा? तिप प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब ये जो तिप प्रत्यय है हमारा, ये दिख रहा है आपको सामने, यह तिप प्रत्यय, ये तिप प्रत्यय कौन सा लकार का है? लुट लकार का है, ठीक है। लुट लकार का है, वो लुंग लकार का है, सॉरी, यह लुंग लकार का है, ठीक है। यह जो तिप प्रत्यय कौन सा है? लुंग लकार का। अब सूत्र आया, कह रहा है धातु से लुंग लकार परे रहते चली प्रत्यय होता है। तो इन दोनों के बीच में आगे कौन सा प्रत्यय बैठ जाएगा? चली,
ठीक है, चली बैठा आकर, ठीक है। तो क्यों? लुंग लकार पर में है, लुंग लकार परे रहते, परे रहते का हिंदी भाषा में परे रहने का मतलब यह है कि लुंग लकार बाद में रहने पर। जो परे शब्द है ना, परे, परे का अर्थ है बाद में, ठीक है। अब लुंग लकार बाद में होने पर धातु से चली प्रत्यय होता है। धातु से होगा तो धातु के बाद में हो गया, और लुंग लकार पर में भी है कि नहीं? धातु के बाद में भी है और उसके बाद में लुंग लकार भी है, तो चली प्रत्यय बीच में हो गया। अब सूत्र आया चलेहे सिच, ठीक है। सूत्र आया क्या आया सर? चलेहे सिच। ये कहता है चली के स्थान पर सिच प्रत्यय होता है। पहले इन्होंने धातु से चली प्रत्यय किया लुंग लकार पर होने पर, अब इन्होंने कहा कि उस चली के स्थान पे क्या हो जाता है? सिच हो जाता है, ठीक है। अब सिच हो गया। अब बताइए यह सिच प्रत्यय ये भी आपका कैसा प्रत्यय है? सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? आर्धातुक हुआ। आर्धातुक हुआ, ठीक है ना सर? अब आर्धातुक है तो इस कारण से आर्धातुक प्रत्यय आगे बैठने के कारण यह जो आपका लुंग लकार है यह भी चली लुंगी और चले सिच इस सूत्र के द्वारा आर्धातुक हो गया, ठीक है ना? ये देखिए मैंने आगे सूत्र लिखा है, इस सूत्र के द्वारा यह आर्धातुक हो गया। अब देखिए जो मैंने बताया था, अब आप बताइए कि आपके कितने लकार आपके वो बचे? सार्वधातुक कितने बचे? हाँ, सार्वधातुक कितने बचे? यह जो लेट लकार है ना, यह मैंने दे रखा है, पर ये लेट लकार का वेद में प्रयोग होगा, ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। अब बताइए कितने बचे? चार ही बचे थे। चार, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। लोट, लंग और विधिलिंग, ठीक है। यह चार लकार आपके होते हैं सार्वधातुक, और जो आपके 6 लकार हैं कौन कौन से? लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग और रिंग, यह 6 लकार आपके होते हैं आर्धधातुक। आपको प्रक्रिया समझ में आई? इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप पहले प्रश्न करिए मुझसे, सबके प्रश्न इस समय पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो रेज हैंड करिए। अमृता चौधरी जी बोलिए। बोलिए जो लोग उठा रहे हैं हाथ, रेज हैंड कर रहे हैं। हाँ, अनम्यूट करिए कृपया, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। सबको म्यूट कर रखा है क्या? नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। महोदय मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि उपदेशे जनुनासिक और हलंत्यम 2 सूत्र थे, और आपने एक धातु बताई थी कूर्दी। कूर्दी धातु में हमने उपदेशे जनुनासिक से संज्ञा कर दी थी, और आपने बताया था उपदेश की एक बार ही संज्ञा होती है, जिस कारण से हम द की संज्ञा नहीं कर पाए थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसा कि लट लकार है, जी जी, हेलो, या लोट लकार है, उसमें आपने पहले क्या की है और उसके बाद इसको मैं स्पष्ट करता हूँ आपके प्रश्न को, ठीक है जी। देखिए जितने भी लकार हैं, ठीक है, आपने सही कहा बिल्कुल। मैंने जो यहाँ पर करा है ना, जब आप प्रक्रिया बार बार अपनाते रहेंगे ना तो ऐसे ही करेंगे, पर लेकिन पहले हमको क्या करते हैं, हम पहले मस्तिष्क में हम सेट कर लेते हैं कि हमें किस किस भाग की इत संज्ञा करनी है, ठीक है। जैसे आपका लिट लकार है, ठीक है। अब लिट लकार में ट की इत संज्ञा किससे होगी बताइए? हलंत्यम से। हलंत्यम से। तो हलंत्यम से ट की इत संज्ञा होगी, हमने यह मस्तिष्क में बिठा लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा री का में जो ला में जो री है, यह भी हमारा अनुनासिक है,
है ना जी जी तो अब इसको भी हमने मस्तिष्क में बिठा लिया कि ये भी हमारा अनुनासिक है, और कोई तो जी है नहीं बचा अब इत संज्ञा के लिए। जब हमने पहले मस्तिष्क में हमें बिठाना है, और कि जिस जो जो इत संज्ञा जिसकी हो सकती है, हमें पहले उसको मस्तिष्क में बिठा लेना कि इसकी इत संज्ञा हो रही है, और हमने इसको इत संज्ञा कर ली। उसके बाद ही हमने तस्य लोपा से लोप किया। तो हमने पहले ट नहीं हटाया, पहले हमने ट और री हमने दोनों एक साथ हटा एक दिया। साथ ठीक है, वो ये था कि बताने के लिए कि हलंत्यम सूत्र से यह गया और इससे यह गया, दोनों एक साथ गए हैं पर, लेकिन समझ में आ रहा है। और जो आपका प्रश्न था, देखिए आपने बोला उर्दी, जो उर्दी धातु थी जी ऐसी थी वो, ठीक है। अब हाँ जी बताइए इस उर्दी धातु में किसकी इत संज्ञा प्राप्त हो रही है? अज की ई की प्राप्त हो रही है ना, स्वर की वत और केवल केवल मात्र ई की प्राप्त हो रही है। हाँ जी तो आपने ई की इत संज्ञा कर ली। अब हाँ आपने जी देखा और किसी की प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपने इत संज्ञा करने के बाद आपने लोप कर दिया। अब केवल बचा उर्द। अब आपने देखा अरे अब तो ये अंतिम हल भी हो गया, तो अब द की भी हल अंतिम से कर देती हूँ। तो यह नहीं, जी एक अवस्था में ही आपको पहले माइंड में सेट कर लेना किस किस की इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी, हमें केवल उसी की ही करनी है। आपने पहले किसी की इत संज्ञा करी, और उसके इत संज्ञा करने के बाद यदि वो बचा, मतलब हलंत बचा, तो अब आप उसकी इत संज्ञा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब हलंत्यम हलंत्यम की संज्ञा करने के बाद हम अजनुनासिक इत लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपको लेकिन समझी नहीं आप बात। मनीष अहं वदामि वा एकवारं। हाँ एक बार बोलिए। हाँ, पश्यतु भगिनी, देखिए जैसे हमारा उपदेशे जनुनासिक इत है, हमारा सूत्र है। उसके ठीक नीचे ही अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में आता है, तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है ये, उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, उसके तुरंत नीचे आता है हलंत्यम। तो ऊपर से उपदेशे और इत, इन दोनों की अनुवृत्ति चलती आ रही है। तो सूत्र हलंत्यम बोलता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी। अब हमने कुर्दी, आपने बताया जैसे कुर्दी है, तो इकार की उपदेश अवस्था में है इकार, और अनुनासिक अच है, तो उसकी हमने एक संज्ञा कर दी। परंतु जो दकार है वो उपदेश अवस्था में नहीं है, उपदेश अवस्था जो पाणिनि द्वारा कही गई है। तो पाणिनि द्वारा सिर्फ उर्दी कहा गया था, खाली हलंत्यम दकार तो हमने उसकी इत संज्ञा करने के बाद हुआ है। स्पष्ट स्पष्ट हुआ? बात यह है कि यदि पाणिनि जी ने जैसा पढ़ा है उसमें यदि हम विकार ला देते हैं एक बार, तो उसके बाद उपदेश नहीं बचता है। ठीक है, उर्दी में हमने उर्दी में अभी अभी हम पाणिनि जी उर्दी पढ़ा है, तो अभी हमारे लिए उपदेश उर्दी है। ठीक है, इसमें हमने इत संज्ञा करने के बाद हमने देख लिया कि इत संज्ञा किस किस की होती है। पहले इत संज्ञा को माइंड में सेट करते हैं। ये नहीं है पहले आपने एक वर्ण की इत संज्ञा देखी तुरंत आपने हलन वो लगा दिया, वो तस्य लोपा लगा दिया। पहले आपको सेट करना होगा किस किस की इत संज्ञा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिर्फ केवल मात्र ई की हो रही है, तो आपने ई की इत संज्ञा कर दी और लोप कर दिया, तो बचा उर्द। अब आपने पाणिनि जी ने जैसा पढ़ा था, अब आपने उसमें विकार ला दिया है ना। अब वह आपका उपदेश नहीं बचा। ठीक है, हाँ महोदय। हाँ, अब अगली क्लास में धन्यवाद। अगला प्रश्न। अर्चना कुमारी हो गई, अर्चना कुमारी का था ना? नहीं महोदय, मेरा प्रश्न है कि जैसे इसमें चिली लुंगी है ना, तो इसका दो बार क्या तात्पर्य है? जैसे चिली लुंगी या सिच लुंगी कह देते तो फिर बहुत चिली बढ़िया, चिले करके क्यों? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए ये जो चिली लुंगी सूत्र इन्होंने कहा है, ठीक है, ये चिली लुंगी इन्होंने कहा, और फिर इन्होंने कहा कि चिली के स्थान पर सिच होता है। ठीक है, और भी अभी और भी सूत्र आएंगे जब आप पढ़ेंगे, तो चिली के स्थान पे कभी अंग होता है, कभी चंग होता है। तो आपने देखिए अभी हमने कहा कि चिली को, अभी हम ये पहला सूत्र आया चिली लुंगी, इसने ये कहा कि लुंग लकार पर होने पर चिली होता है। ठीक है, अगर हम ये कहते कि सीधा हम कह देते चिली सिच होता है,
ठीक है। हाँ महोदय। तो लुंग लकार पर होने पर सिच प्रत्यय होता है, ठीक है। अब फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, और सूत्र बनाने पड़ते कि लुंग लकार परे होने पर अंग प्रत्यय होता है, ठीक है। अन्य सूत्र भी बनाने पड़ते। अब क्या करा इन्होंने कह दिया चिली के स्थान पर लुंग लकार परे होने पर चिली प्रत्यय होता है, ठीक है। अब ये उस चिली के स्थान पर ही जो जो प्रत्यय करने चाहेंगे उसी चिली के स्थान पर ही करते रहेंगे। जैसे अब इन्होंने अभी चिली के स्थान पर सिच किया है, अभी कुछ धातुओं के लिए चिली के स्थान पर ही अंग प्रत्यय कर देंगे, आगे चल के कुछ धातुओं के लिए चिली के स्थान पर ही चंग कर देंगे। तो ये चिली के स्थान पर करते रहेंगे, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि केवल मात्र चिली ही बचेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ये जो आपका है ना, ये जो आपका प्रश्न है, यह बड़ी क्लासेस में उत्तर देते हैं इसका, ठीक है। बस अभी आप लोग को महोदय ध्वनि सम्यक् नास्ति। ध्वनि आगच्छति महोदय, सम्यक् अस्ति महोदय। ठीक नहीं होगा। हाँ, मेरा इधर से नेटवर्क का भी ठीक आ रहा है ना ठीक है सर जी। तो मतलब अभी आप केवल मात्र इतना समझिए, जब भी आप लुंग लकार का प्रयोग करेंगे तो पहले आपको चिली प्रत्यय करना है और उस चिली के स्थान पर सिच करना है। यदि आपके मन में बार बार प्रश्न उठे कि पहले सीधा सिच ही कर देते, तो ये प्रश्न का उत्तर अपने आप दीजिए कि चिली के स्थान पर अभी हमने सिच किया है, अभी आगे चलकर कभी कभी हम चिली के स्थान पर अन्य प्रत्यय भी करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न त्रिलोक चंद अवस्थी। त्रिलोक चंद जी। जी हाँ जी सर, अपना प्रश्न। हाँ महोदय, आपने जब लुंग लकार में सिच प्रत्यय किया चिली के स्थान पर, तो पठ के बाद आपने सिच को रखा है, जबकि पठ हम तिप के बाद भी सिच को रख सकते थे ना? हाँ जी। तो सिच को पठ के तुरंत बाद रखने का कारण? क्योंकि लुंग तो तब भी परे होता ना। देखिए, लुंग आपका सूत्र कहा, इस सूत्र में चिली लुंगी सूत्र है जी। चिली में लुंगी में जो लुंगी शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति है जी। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग व्याकरण शास्त्र में होता है बाद में होने पर जी। तो लुंग लकार बाद में होने पर जी। तो यदि आप तिप के आगे करते तो लुंग लकार आपका बाद में हो पाता क्या? बिल्कुल हो पाता सर। कैसे हो जाएगा सर? ये देखिए, पट नहीं, अगर हम ऐसा करते पट। आपका प्रश्न, आप ये कहना चाहते हैं कि पट टिप सिच कर देते। जी 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 है ना। अब पट टिप सिच किया हमने, ये जो लुंग लकार है ये तो गायब हो जाता है, ये नहीं रहेगा। ये तो मैंने ज्ञान के लिए बता रखा है आपको। ओके 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 सर, ओके ठीक है। अब देखिए, ये जो टिप है ना, ये टिप ये टिप आपका कौन सा टिप है? तो ये लुंग लकार का टिप है ये। जी 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 सर, समझ में आ गया जी सर। हाँ, तो अगर हम इसमें ये नहीं पढ़ते तो इसमें टिप बाद में नहीं है, रह पाता है जी सर। और धातु से बाद में भी होना चाहिए, धातु के बाद में भी हो और चिली प्रत्यय उसके प्रत्यय के बाद में भी हो। तो यहाँ देखिए, सिच प्रत्यय धातु के बाद में बैठा है और इस सिच प्रत्यय के बाद में भी आपका लुंग लकार है, ठीक है ना। जी जी सर, धन्यवाद सर। अगला नेक्स्ट। हाँ, अभी किसी का नहीं है सर, अब आगे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात, अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, दिखाऊंगा बाद में। अब धातुओं से, धातु कितने प्रकार की होती है? दीप्ति पांडे जी बताइए। धातुएं दो तरह की होती हैं। क्रिया कितनी होती हैं? 1900 1930 जी। अब 1930 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं? 1930। अब ये देखिए, 1930 धातुओं को पाणिनि जी ने 10 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 10 भागों में। 10 भागों में। हाँ, तो 10 भागों के उन्होंने नाम रखे। पहले अभी जितना दिखाऊंगा उतने देखिएगा अभी, ठीक है। 10 गणों में विभाजित किया, उन सब के गण बना दिए, ठीक है। 10 गण बनाए हैं। पहले गण का नाम रखा उन्होंने भवादि गण, ठीक है। दूसरे गण का नाम रखा दिवादी गण, तीसरे गण का नाम रखा तुदादी गण, चौथे का चुरादी गण, ऐसे 5वें का स्वादी होगा, स्वदी लिख गया गलती से, स्वादी गण।
छठे का तनादिगण, सातवें का क्रियादि, आठवें का अदादि, नौवें का ज्योत्यादि और 10वें का रुधादि। तो इनका क्रम से नाम याद रखना है। मैं आप सभी को पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपके 10 गणों के नाम हो गए। आपसे कोई पूछे तो बोलना है आपको कि पाणिनि जी ने 1930 धातुओं को 10 भागों में विभाजित किया है। अब पूछे, अब प्रश्न ये होता है, ठीक है, 10 भागों में विभाजित किया है तो 10 गणों में किया है। अब ए पहला जो गण है उसमें कितनी धातुएं आ गई? 993, ठीक है, 993। दूसरे में 140, ऐसे करके पूरे मिला करके जो आपने टोटल किया तो 10 गणों में कितनी धातु आ गई? 1930 टोटल होगी। अब भैया जो आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य करने का प्रयोजन होता है कि नहीं होता है, बताइए। जी सर। आपके स्कूल में 1930 बच्चे हैं, ठीक है। अब आप उनको 10 क्लासेस में बांट रहे हो, 10 ग्रुपों में बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो 10 ग्रुपों में? क्यों? उनको उनके 10 ग्रुप में बांटने से ही काम चल पाएगा हमारा, ठीक है। अब धातु और जब हम प्रत्यय लगाएंगे, जो हमारे सार्वधातु प्रत्यय कौन कौन, अब सार्वधातु लकार कौन कौन से बचे? निकुंज सर बताइए। क्वेश्चन पूरा पूछिए प्लीज। सार्वधातुक लकार कितने बचे? हाँ। सार्वधातुक तो अपने 4 बचे सर। 4 बचे। लट, लोट, लंग, विधिलिंग। इन सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है, सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर, मतलब सार्वधातुक प्रत्यय परे मतलब सार्वधातुक लकार का जब आप प्रयोग करोगे तो उसके प्रयोग, सार्वधातु चारों लकारों के प्रयोग करने के समय पे धातु और उन चारों लकारों के बीच में एक प्रत्यय आकर बैठता है। उस प्रत्यय का नाम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण, जो धातु और प्रत्यय के बीच में आकर बैठता है, ठीक है। सर लिख लीजिएगा, धातु और प्रत्यय के बीच में आकर जो प्रत्यय बैठता है उसे विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे ये देखिए, अभी दिखाता हूं नीचे, यहां देखिए हमने ली भू धातु, ठीक है। भू धातु है, प्लस क्या है हमारा, हमने लट लकार लिया। मैं अब बार बार ये नहीं बताऊंगा कि लट लकार मैंने बोला है, आती तो बार बार नहीं बताऊंगा कि लट के स्थान पे हमने इत संज्ञा करी, फिर ये करा, फिर ला के स्थान पर तिप तस्जी किया। ये बार बार बताने पे क्या फायदा? अब तो एक बार आपको समझ में आ गया कि लट के स्थान पर इत संज्ञा करने के बाद ला बचेगा, फिर ला के स्थान पर तिप तस्जी, इस सूत्र के द्वारा तिप प्रत्यय 18 प्रत्यय हो जाएंगे। अब आया तिप। अभी लट, पार्थसारथी जी देखिए, तिप जो प्रत्यय है ये आपका कैसा प्रत्यय है? लट लकार का प्रत्यय है। लट लकार आपका सार्वधातुक होता है ना। तो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, सार्वधातुक लकार बाद में होने पर धातु से एक विकर्ण आकर बैठता है। कौन सा विकर्ण होता है वो विकर्ण आपको पता लगेगा कि आपकी ये जो धातु है, 10 गणों की धातु है, उन अलग अलग धातुओं से अलग अलग विकर्ण होते हैं। तो किस धातु से कौन सा विकर्ण हो, इसका ज्ञान करने के लिए हमने उन्हें 10 गणों में बांट दिया। कितने गणों में बांटा? 10 गणों में। 10 गणों में बांटा। अब हमने कह दिया कि भवादि गण की जितनी भी धातु होती हैं उनसे कौन सा विकर्ण होता है? देखिए, शप विकर्ण होता है, ठीक है। और दिवादी गण की जितनी भी धातु होंगी उनसे कौन सा विकर्ण होगा? शन विकर्ण होगा। तुदादि गण की शा होगा। चुरादि गण की धातुओं से निच प्लस शप होगा, ठीक है। इतना समझे आप? अभी आप लोग थोड़ा बाद में लिखिएगा, पहले देखिए, इधर फोकस इधर रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये पीडीएफ आपको अलाउ करवा दूंगा। अभी आप यहां देखिए, तो अब ये स्वादि गण की शुरू हो गया। तो इन गणों में कुछ धातुएं आएंगी, जैसे भावादि गण में 993 धातु आएंगी। उन 993 धातुओं से जब आप प्रत्यय लगाएंगे, लट लकार का या लोट लकार का या लट लोट लंग लकार का या विधिलिंग लकार का, तो उनके बीच में आकर कौन सा विकर्ण बैठ जाएगा? शप विकर्ण, ठीक है। तो उन 993 धातुओं से बीच में आके बैठेगा शप। 140 धातुएं हैं जो, उनसे आके बैठेगा शन, ठीक है। अब देखिए इनके नाम कैसे रखे गए हैं, इनका नाम ध्यान देखिए। जो गण है, जो धातु थी, उन धातुओं के
सबसे पहली धातु थी कौन सी थी? भू धातु थी। तो भू आदि गण, मतलब कि भू जिसके आदि में है वह गण। ठीक है, है ना। जैसे देखिए आप जैसे संख्या बोला मैंने, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्ट नव दश। ठीक है, अब मैंने बोला प्रथम आदि संज्ञाओं को याद करिए, मतलब प्रथम बोल दिया और फिर मैंने आदि बोल दिया। मतलब कि इसका अर्थ क्या समझना है? प्रथम शब्द जिसके आदि में है, प्रथम शब्द जिसके आदि में है उस ग्रुप को लेना है। ठीक है ना। अब यहां पर हमने बोला भुआदि, तो कहने का मतलब यह है भुआदि से आपको समझना है भू जिसके आदि में है वह गण, ऐसा गण जिसके आदि में भू है। ठीक है, फिर अगला आया दिवादिगण। तो भुआदिगण चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, तुरंत हमने कहा दिवादिगण, कि दिव जिसके आदि में है उस गण का नाम रखो दिवादिगण। तो वहां तक खत्म हो गया भुआदिगण और उसके बाद दिवादिगण प्रारंभ हो गया। ठीक है, फिर दिवादिगण चलता जा रहा था। फिर तुद धातु जहां पर आई तो कहा कि तुद धातु जिसके आदि में है उस गण का नाम क्या हो गया? तुदादिगण। ठीक है, तो फिर दिवादिगण का प्रकरण खत्म हो गया। फिर आया तुदादिगण का प्रकरण चलता जा रहा था, फिर चुरादिगण का प्रकरण आया। चुड़ धातु जिससे चोरयति बनता है, चुड़ धातु जिसके आदि में है उस गण का नाम हमने क्या रख दिया? चुरादिगण। इस प्रकार सभी गणों का नाम समझना है कि स्वादिगण में सु धातु है, तनादिगण में तन्नु धातु है, क्रियादिगण में क्रि धातु है, अदादिगण में अद धातु है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये तो पता लगना चाहिए ना, मैंने ये कहा आपसे कि इन धातुओं से विकर्ण लगता है। अब हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वह यह है किस धातु से कौन सा विकर्ण लगेगा, यह हमें कैसे पता लगे। तो सूत्र आया कर्तरी शब्द। इसने कहा कि केवल अभी इतना समझिएगा, अगर किसी का प्रश्न आएगा कि कर्तरी किस लिए बोला, तो देखिए समय का अभाव है, मैं आपको अगली कक्षा में या कभी बाद में जरूर बताऊंगा, पर केवल इतना मान के चलिए, अभी इतना समझिए कि जब भी आप वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इतना समझिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। तो जब आप कर्तृवाच्य, यहां कर्तरी से लेना है कर्तरी को, जब आपकी कर्तृवाच्य बनाने की इच्छा हो, और किस लकारों में? 4 लकारों में केवल, सार्वधातुक, आर्धातुक, लट लोट लंग विधिलिंग, इन 4 लकारों में बनाने की यदि आपकी इच्छा हो, किसमें? कर्तृवाच्य में केवल, तब आपको भुआदिगण की धातुओं से शप विकर्ण करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आया, अब देखिए पाणिनि जी का मैंने भी एक काम बताया था आपको कि पाणिनि जी पहले सबको एक समान बनाते हैं पहले। ठीक है, तो इसने कहा था सूत्र ने कि कर्तृवाच्य का प्रयोग जब आप करें, मतलब कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर शब्द विकर्ण होता है। इसने कहा क्या किसी का नाम लिया? इसने नाम लिया कि मैं भवादिगण को शब्द बताया, नहीं बोला ना कुछ। इसने बोला कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर शब्द विकर्ण होता है, तो मतलब 1930 धातुओं को शब्द विकर्ण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब सबको हो गया, जितनी भी 1930 थी तो सबको प्राप्त हो गया। तो फिर अगला सूत्र आया दिवादिभ्य शन। इस सूत्र ने कहा कि नहीं, आपने पहले अभी आपने मेरे को शब्द करने के लिए कहा है, पर जितनी भी दिवादिगण की धातुएं होंगी मैं उनसे केवल मात्र शन विकर्ण करूंगा। ठीक है, समझ में आया आप सबको? तो मतलब कि इसने कर्तरी शब्द को बांध दिया। समझ में आया? अपवाद मतलब कि इसने जो बोला था कर्तरी शब्द ने करने के लिए, इसने उसका निषेध करके दूसरा कार्य कर दिया। इसने कर्तरी शब्द ने सारी धातुओं से शब्द विकर्ण करने के लिए कहा, और दिवादिभ्य ने कहा कि नहीं, दिवादिगण की जो 140 धातु हैं मैं उनसे शप ना करके शन प्रकरण करूंगा। ठीक है, अब जब सब अपना मांग ही रहे थे तो औरों ने भी सोचा कि हम भी मांग लेते हैं, तो फिर आकर तुदादिगण की धातु आई। तुदादिगण की धातु ने बोला कि हम 157 धातु हैं, हमें भी श विकरण चाहिए। ठीक है, तुदादिभ्य
शह, कि तुदादिगण की धातुओं से शह विकरण होता है। ठीक है। अब चुरादिगण ने सोचा कि हम भी मांग ले, हम काहे को पीछे रहे, हमारा भी हक है, हमारी भी जायदाद है। तो 410 धातु, उसने कहा कि हमारी 410 धातुएं हैं, हम उनसे शप करेंगे। ठीक है, शप करेंगे, पर शप से पहले हम एक प्रत्यय और कर देंगे। वो प्रत्यय कौन सा होगा? निच प्रत्यय। हम अब चुरादिगण की धातुएं जो है ना, वो बहुत आज्ञाकारी पुत्र है। उसने कहा कि आप जैसा देंगे वैसा ठीक है, पर मेरी थोड़ी सी बात और जोड़ लीजिए कि आप जो दे रहे हैं ना उसमें बस इतना सा और जोड़ के दे दीजिए। मतलब कि शब आप दे रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन शब के साथ साथ निच प्रत्यय भी दे दीजिए। तो चुरादिगण की धातुओं से निच प्लस शब विकरण लगता है। अब स्वादिगण की धातु आई, उन्होंने कहा कि स्वादिभ्यः श्नु, उसने कहा कि स्वादिगण की धातुओं से श्नु विकरण होता है। ठीक है। ऊध आया, तनादिगण की धातुओं से कौन सा विकरण होता है? उ विकरण होता है। क्रियादिगण की धातुओं से श्ना विकरण होता है। अब देखिए, अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, यह सूत्र आया, इसने बोला कि अदादिगण की धातुओं से शप होता है और शप का क्या होता है? लुक होता है। अब आपको देखिए, अब आपको ये पता है कि लुक क्या होता है? मैंने बोला लुक करो, अब आपको पता ही नहीं लुक क्या होता है, तो क्या करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने अगला सूत्र आया है जी, लोप करना, है को लोप करना। अभी बताऊंगा मैं। अब आया श्लू। श्लू माने क्या होता है? श्लू माने पता है क्या आपको? ना, श्लू माने भी नहीं पता। तो और इसने कहा कि रुधादिगण की धातुओं से श्नम विकरण होता है। तो आपको लुक और श्लू का ज्ञान नहीं पता? श्लू माने लोप। हाँ, अभी देखिए सूत्र आया, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। देखिए ये सूत्र है, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। कह रहे हैं कि प्रत्यय के लोप की, जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय के लोप की 3 पर्यायवाची संज्ञा और होती हैं। एक होती है लुक, श्लू और लुप। समझ में आया? जिसको अब तक हम लोग लोप करते थे ना, जिसको हम लोग लोप समझते हैं, क्या कहें सर? आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है सर, हाँ, तो ये लोप शब्द के पर्यायवाची शब्द हो गए। लोप शब्द है, उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए? एक हो गया लुक और श्लू, एक हो गया लुक, 3 हुए हैं, लुक, श्लू, लुप, श्लू और लुप। ठीक है। तो लुक, श्लू और लुप, ये तीनों किसकी संज्ञाएं हैं? पर्यायवाची शब्द हैं लोप के ही। ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द हैं लोप के ही। इनका अर्थ भी लोप करना ही होता है, इनका अर्थ भी लोप करना ही होता है। अब एक प्रश्न उठेगा मन में कि शब्द, यहां पर आप लुक कह रहे हैं और यहां पर आप श्लू कह रहे हैं। ठीक है, आप इनकी दोनों की जगह या तो लोप ही कह देते, या दोनों की जगह दोनों को एक जैसा लुक बोल देते, या दोनों को श्लू बोल देते। तो इसका प्रश्न उत्तर यह है कि जो यहां पर एक विशेष संज्ञा देकर के लोप किया जा रहा है ना, इसका कार्य आपको आगे मिलेगा। ठीक है कि, ठीक है ना, इतना समझिए अभी केवल मात्र कि अलग नाम से लोप करने का कार्य आगे है, उसे हम समझेंगे। ठीक है, अभी आपको एकदम से मैं बताऊंगा ना तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, अब आपको समझ में आया इस चार्ट को आपको कैसे याद करना है? पिछला वाला चार्ट था ना, आपको उसमें क्या करना है मैं ये बताता हूं। आप देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि कितने, पहले तो सबसे पहले याद रखना है कि किस प्रक्रिया के कैसे करके हम लट के स्थान, मतलब लकारों के स्थान पर तिंग प्रत्यय करते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, पहले
लकार लाइए, उसमें हाँ। इत संज्ञा करिए, ठीक है। हाँ, कृपया पुनः वदतु हरिओम। भवान। हाँ, पुनः वदतु एक बार। सबसे हाँ, पहले बीच आपको लकार लाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहले आप कोई जिस लकार में आपकी रूप बनाने की इच्छा है, आप उस लकार को लाइए, उस लकार में इत संज्ञा करिए। इत संज्ञा करने के बाद हमेशा ल ही बचेगा, ठीक है। अब ल बचने के बाद उस जो ऊपर सूत्र लिखा है लस्य और प्लस तिप्तस जी, इन दो सूत्रों के द्वारा ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। और अब आपको पता लट के स्थान पे करा है तिंग, तो वो गया लट आदेश तिंग हो गया वो, ठीक है। अब ये तिंग, ये जो लकार आपका सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ठीक है ना। ये जो सार्वधातुक होंगे ये तिंग शब्द सार्वधातुकम से ही होंगे। भारती जी, आपकी आवाज आई? कोई प्रश्न है आपकी? आपका कोई प्रश्न है? तिंग शब्द सार्वधातुकम सूत्र से ही ये सार्वधातुक होंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। भारत बागेरवड़ी जी। हाँ, ये जो आपने गणों का चार्ट दिखाया, उसका अनुक्रमांक जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है क्या? थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। चुरादी गण तो 10वें नंबर पे होना चाहिए था, वो तो चौथे गण पे दिख रहा है। भवादी चुरादी रुधादी। हाँ, मतलब इसमें अगर क्रम से कहा जाए तो देखिए, सबसे पहले आपका आएगा भवादी गण, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका दिवादी गण, उसके बाद आपका आएगा भवादी गण, दिवादी गण। नहीं, भवादी के बाद आदादी आएगा ना, दूसरा गण आदादी आएगा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है आपकी, आप किसी भी क्रम से आप कर सकते हैं। नहीं, जैसे आप अगर यहाँ जो लिखे है ये क्रम लेंगे, किसी किसी बुक में ये नाम नहीं दे रहे थे, वो तो 1P 2P 1A 2A 3A ऐसे दिए रहते हैं। अच्छा। तो अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तभी थोड़ा मिस्टेक होने का चांस है। इसलिए मैं ये इनका जो क्रम है इनके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता था। इसका क्रम देखिए, क्रम हमें वहां पर जरूरत पड़ती है ना कि जहां पर क्रम से होने से कोई हमें घाटा, मतलब जैसे यहाँ पर क्रम है, क्रम नहीं है, ठीक है ना, हमने इधर उधर करके लिख दिया, जो ध्यान में आया मैंने वो लिख दिया। नहीं, किसी बुक में क्या होता है, ये नाम से नहीं दिए रहते, ये भवादी गण है, वो लिखते हैं ये पहले गण का है, चौथे गण का है। अच्छा, अगर ये अगर तो ये करस्पॉन्डेंस अगर एक के साथ दूसरे का नहीं रहेगा तो मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा लिखते हैं ना कि मतलब पहले गण का है दूसरे गण का है, तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है। अभी मेरे भी ध्यान में आ गया, आपने जो बनाया है ये क्रम से, ये किसी भी क्रम से हो सकता है। हमें मतलब होना चाहिए उसका सूत्र क्या है। हाँ, बस ये होना चाहिए कि वो उस गण का नाम क्या है और उस गण से कौन सा विकरण लग रहा है और किस सूत्र के द्वारा लग रहा है। ध्यान में आ गया सर जी, धन्यवाद। लेकिन अगर वही एक ही स्टैंडर्ड क्रम सभी यूज करते हैं तो सभी पुस्तकों का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे पाणिनि जी ने व्याकरण लगाने, ये जब अभी देखिए, अगर मैं कहा जाऊं कि जो पाणिनि जी ने जो विकरण लगाया ना, तो विकरण में सबसे पहले इन्होंने सूत्र दिया है भवादिगण का, कर्तरी शब्द, उसके बाद दिया है दिवादिगण का, ठीक है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने दिया है स्वादिगण का। जैसे मैंने यहाँ पर तुदादी लिख दिया है, पर उसके बाद दिया उन्होंने स्वादिगण का, ठीक है। तो हम एक काम कर लेंगे हमारे ओर से कि ये तो आपने क्रम नाम से दिया है, इस नाम से जो क्रम नंबर आना चाहिए वो हम लिख लेंगे खुद से। हाँ जी, ऐसा नहीं करिए। जब अभी मैं आपको जब सबको PDF भेजूंगा ना मैं, तो मैं आपको वैसे क्रम से भेज दूंगा। ये जो अदादी और जोहत्यादि है ना सर, ये सबसे लास्ट में आएंगे ये दोनों। अदादी लास्ट में आएगा, उसके बाद फिर जोहत्यादि आएगा। ठीक है सर जी, धन्यवाद। मनीष, धन्यवाद। हाँ जी दीदी। मनीष, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है, जब तुम इसको PDF सेंड करोगे ना जी, तो इसके PDF में पाणिनि क्रम से भी लिखना और माता जी के क्रम वाला भी लिखना। पाणिनि क्रम का एक अलग कोष्टक डाल के लिखना कि पाणिनि द्वारा जो निर्देशित है वो क्रम ये है हमारा, और जो माता जी द्वारा जो निर्धारित किया हुआ है वो इस तरह इसके अनुरूप है, ये है। वो बात ठीक है, हो जाएगा। पर वैसे मेरे को लगता है कि क्रम का इतना कोई वो नहीं है, बस इतना है कि क्रम का कोई महत्व है नहीं दीदी। नहीं, सही बात है, महत्व नहीं है, परंतु पाणिनि जी ने जो हमें क्रम दिया है मैं वो दे दूंगा कि पाणिनि जी जो क्रम दिया है, ठीक है, पाणिनि जी ने,
और ये वैसे बस सबसे एक विनती है कि आप ऐसा याद करिए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि भवादिगण से इतनी धातुओं से ये लगता है। आप केवल इतना याद करिए कि भवादिगण की धातु होगी तो उससे शब्द विकरण लगना है और किस सूत्र के द्वारा लगना है। मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि ये बताइए, मैंने ये पूछा कि बताइए चलिए स्वादिगण की धातुओं से कौन सा विकरण लगेगा, तब आपके मन में ये नहीं प्रश्न आना चाहिए कि अरे शप लगेगा या शन लगेगा, क्या लगेगा। आपके मन में एक तुरंत रहना चाहिए स्वादि, अच्छा स्वादिभ्यः श्नुः, तुरंत आना चाहिए कि स्वादिगण की धातु से श्नु होगा। ठीक है, और ये जो मैंने आपको ऊपर चार्ट बताया, ये आपके लिए जो होमवर्क है वो है आपके लिए होमवर्क यह। देखिए हर होमवर्क अगर हम लिखित में देंगे तो हम कर सकते हैं, पर यदि ये चीजें सुनने की हैं और ये मैं सुनने बैठ जाऊंगा तो आपके पास मतलब कक्षा अगली क्लास हो ही नहीं पाएगी अगर सबसे सुनने लगूंगा तो इसलिए आप अपने आप विश्वास दिला करके आप ही कहिए, मैं वो किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। आप बस घर में भी आपके कोई ना कोई होगा, आप उसको दिखा दीजिए ये चार्ट कि इनमें से किसी विकर्ण का नाम पूछो, मैं उसका विकर्ण बताऊंगा और सूत्र बताऊंगा। अगर वो कह दे कि हाँ ये है तो बस आप मान लीजिए आपका सक्षम होने लग गया है। आप अपने आप ही परीक्षा लीजिए अपनी, ठीक है। और ये जो ऊपर चार्ट है इसके द्वारा जब मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ, तो आपको ये 4 लकार आपके सार्ध धातुक होते हैं, 6 लकार आपके आर्ध धातुक होते हैं। इनमें से विशेषता देखिए क्या है कि 2 लकार आपके लिट और लिंगाशिषी मतलब आश्रलिंग और लिट लकार, यह आपके 2 सूत्रों के द्वारा ये पूरे लकार ही आर्ध धातुक हुए हैं। समझ में आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हेलो। ये जो दो लकार हैं आपके लिट लकार और लिंग लकार, ये दोनों लकार ही सार्ध धातुक हुए, आर्ध धातुक हुए सूत्र के द्वारा। और ये जो 2 सूत्र हैं शतासी लिटो और छलिंगी और छलेसिच, 3 सूत्र, इनके द्वारा 4 लकार आपके आर्ध धातुक प्रत्यय लगने के कारण आर्ध धातुक हुए हैं। समझ में आया? इस चीज का ध्यान रखिएगा और ये अगली क्लास में आप लोग विकर्ण का ये याद करके आइएगा, ठीक है। समय हो गया क्या? किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चंद्रकांता अरोरा जी। हाँ जी, मेरे पास ना कोई भी पीडीएफ नहीं आता, मेरा भी नाम ग्रुप में लिख लीजिएगा जी। ठीक है, आप सुशील सर। हाँ जी, मैं अभी ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में दे देता हूँ, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ सर, G2 का दीजिएगा, G1 ऑलमोस्ट फुल हो गया है। G2 का ही दूंगा। हाँ हाँ, अंबुक्षा बनर्जी। अंबुक्षा जी। सर विकिरण का संज्ञा पुनः वदतु। विकिरण संज्ञा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। महोदय वदति यद विकर्ण के बारे में दोबारा से बोल दीजिए एक बार। अच्छा, पाणिनि जी ने 1930 धातुओं को 10 भागों में विभाजित किया है। किस लिए किया है? विकर्ण लगाने के लिए किया है। वह 10 भाग ये दिखा रखे हैं, 10 गणों के नाम लिखे हुए हैं। इन 10 गणों के नाम, इन 10 गणों से कोई ना कोई विकर्ण होता है। तो भवादिगण से कौन सा विकर्ण होता है ये आपको कौन बताएगा? ये सूत्र बताएगा। आपको कैसे याद करना है कि भवादिगण की धातुओं से शप विकर्ण होता है और सूत्र है कर्तरी शप। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। ठीक है सर? नहीं सर, विकिरण का संज्ञा जी। विकिरण कौन होता है? विकर्ण का मतलब क्या होता है वो पूछना चाहते हैं शायद। धातु से पहले ना, धातु से पहले प्रत्यय का पूर्वे। मैं आपको बता दूं, देखिए ये यहाँ लिख देता हूं मैं। प्रकृति प्रत्यय और मध्य यह पतिता सह विकर्ण। समझ में आया सर? प्रकृति, ये समझिए, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति से आपको समझना है धातु को, ठीक है। प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो आकर बैठता है उसे विकर्ण कहते हैं। यहां पर मैं लिख दूंगा जब पीडीएफ बनाऊंगा। तो प्रकृति है आपकी भू, ठीक है सर। भू आपकी प्रकृति है, मतलब धातु है आपकी भू, ठीक है ना। और इसके प्रकृति और प्रत्यय क्या है हमारा? तिप। इन दोनों के बीच में आके जो बैठता है, ठीक है, उसे विकर्ण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में आकर शप बैठ गया
तो शब्द क्या हो गया, विकरण हो गया। ठीक है सर, जी। ठीक है। युगल किशोर सर। हाँ युगल जी। हरिओम महेश जी। ये जो अभी आपने आर्ध धातु के जो फॉर्मूले बताए हैं वो अपने क्या नाम है पुष्पा जी की बुक्स में कितना नंबर चैप्टर में है? माता जी की पुस्तक में देखना पड़ेगा सर। आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ठीक है। मैं आपके नंबर दे दीजिएगा पर्सनल, मैं उस पर मैसेज करके बता दूंगा कितने नंबर पे। 115 के 95 के आसपास पेज पे मिलेंगे। अच्छा, ये जो प्रत्यादेश है विकरण का जो है 190 के आसपास में है। 189 पे देखिएगा तो वहां पे मिल जाएंगे माता जी की पुस्तक में। Which volume? 189 फर्स्ट वॉल्यूम। 189 in which volume? फर्स्ट पार्ट 1। पंचम पाठ में है ना, पंचम पाठ में। हाँ, पंचोपांग है, पंचम पाठ, उपांग जो है कार्य उनमें है। दीदी उसमें सिर्फ विकरण लगाने का है। हाँ तो उसमें विकरण का है, तो इन्होंने पूछा कि सारे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आर्धातु किसमें है? आर्धातु के नीचे हमें आर्धातु का जो प्रक्रिया है वो तो अलग दूसरे पाठ में मिलेगी। हरिओम। सेकंड वॉल्यूम में मिलेगी आपको। सेकंड वॉल्यूम चैप्टर सर चैप्टर वो भी याद थोड़ी रहेगा हम लोग को चैप्टर। सर मैं आपको ये जो मैंने क्रम बताया ना आपको भेजूंगा पीडीएफ, आप इसी से समझ लीजिए। माता जी जब पढ़ाती हैं तो इसी क्रम से पढ़ाती हैं। और सूत्रों का क्या होता है ना, एक सूत्र यहाँ लिखा है तो अगला सूत्र वहां लिखा होगा, अगला सूत्र यहाँ लिखा होगा। और जब व्यक्ति पढ़ लेता है सारे सूत्रों को तब उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जब हम पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने जिस प्रकार पढ़ाया इस प्रकार मैंने पढ़ाया। पर यदि आप जो कह रहे हैं कि जब जैसे हम लुट लकार है, ठीक है, आपने कहा कि लुट लकार आर्धातु कैसे हुआ, तो जब हम लुट लकार के सारे लकारों को सिद्ध करने चलेंगे तब माता जी ने तब उसके स्टार्टिंग में लिख दिया कि लुट लकार के स्थान पे इस सूत्र के द्वारा ये हुआ, लुट लकार के आगे ये आगे प्रत्यय बैठ गया। तो आपको अलग अलग चैप्टरों में मिलेगा। जैसे लुट लकार को बनाने वाला लुट लकार के चैप्टर में मिलेगा, लुंग लकार को बनाने वाला लुंग लकार के चैप्टर में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह मिल जाएगा आपको। जो पढ़ाने वाला होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पुस्तक में जैसा होगा वैसे ही पढ़ाने वाला हो। जो उसने जो अध्ययन किया है उसके बाद जो उसको लगा कि इस प्रकार से पढ़ाने पे सरल समझ में आ जाएगा उस प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है सर। मैं ये भी कह सकता था, अगर मैं ये ना समझाता तो मैं आपको केवल ये कह देता कि 4 लकार सार्वधातुक होते हैं और 6 लकार आर्धातुक होते हैं, आप बस इतना ही मान के चलो। कभी भी आपसे कुछ पूछता तो यही था कि 4 लकार सार्वधातुक होते हैं और 6 लकार आर्धातुक होते हैं। पर मैंने आपको ये सिखाया कि किस कारण से वो सार्वधातुक होते हैं और किस कारण से वो आर्धधातुक होते हैं और कौन करता है उन्हें, मैंने ये सिखाया। ठीक है सर। ये बहुत अच्छा किया मनीष जी। जी सर। युगल किशोर जी, पेज नंबर 63 वॉल्यूम 1, वहां पर आपको सार्वधातुक और आर्धधातुक में भेद कैसे है उसकी छोटी सी प्रक्रिया आपको पर्याप्त रहेगी। 2 पेज है 63 पर, 64 और 65 3 पेजों में सार्वधातुक आर्धधातुक। उसमें फॉर्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है उसमें। सूत्र भी है, उसमें आप देखोगे सूत्र भी है। तिंगसित सार्वधातुकम आर्धधातुकम शेषः ल प्रश्मयी पदम, आप एक बार उसे देखिए। आपने पढ़ा वो? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, देख लिया। हाँ। मिल जाएगा। लिखा है सर 10 लकारों के प्रत्यय को 3 प्रत्यय ही कहा जाता है, उसमें बताने की विधि लिखी है। फिर सार्वधातु कौन से प्रत्यय, आर्धधातु कौन से प्रत्यय, वो सब उसमें दिया, आप उसे देखिए। ठीक है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया है सार्वधातुक और आर्धधातुक की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी ने तो पूरा क्लियर कर दिया, अभी इसके आगे बुक की भी जरूरत नहीं है। आगे कामिनी जी। हाँ कामिनी जी। कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप में ऐड होना था, अभी लिंक आप। चलिए ठीक है, आगे रमेश दुबे जी। हरिओम। बहुत छोटा सा ही प्रश्न है। अभी ये बताया गया कि ये विकरण प्रत्यय ये कर्तरी और तो कर्तरी की सभी में अनुवृत्ति होगी, सभी ये कर्तरी के लिए हैं। हाँ जी, कर्तरी। मैंने बताया ना कि जब आपको कर्तृवाच्य के प्रयोग करने की इच्छा होगी और किस में होगी,
चारों लकारों में होगी, तभी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चले ठीक है जी। केवल कर्मवाच्य के लिए अलग दूसरे विकरण आएंगे। कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए सूत्र है सार्वधातुके यक। इस सूत्र से यक प्रत्यय होगा। जितनी भी धातुएं होंगी ना सारी, उन सब से यदि आपको कर्मवाच्य बनाना या भाववाच्य बनाना होगा तो आपको यक प्रत्यय करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो बस एक ही सूत्र है, वो तो कभी भी ऐसे आगे जब पढ़ाएंगे ना कर्मवाच्य और भाववाच्य तब आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। पवन जी, आदर्श जी, हरिओम जी। ये कर्तृवाच्य में जो बताया है विकरण में, वो केवल 4 लकारों में ही आएगा या 10 लकारों में आएगा कर्तृवाच्य में? उसके जो कर्तरी शब्द है, इस सूत्र के पूर्व वाला सूत्र है सार्वधातुके यक। वो कहता है सार्वधातुक परे होने पर, मतलब कि सार्वधातुक लकार परे होने पर कर्ता अर्थ में। तो सार्वधातुक लकार परे होने पर मतलब बोल दिया उसने, तो इसका अर्थ हो गया कि लट लोट लंग विधिंग सार्वधातुक हैं, तो उनके पर में होने पर ही आपको कर्ता अर्थ में विकरण का ज्ञान करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, मुझे लगता है कि सभी के प्रश्न हो गए हैं। अधुना कस्यचित् प्रश्न नास्ति। सर मैं थोड़ा एक चीज कहना चाहूंगा सर। कुछ मैं कोई चीज भेजी है मैंने, तो आपका प्रश्न ठीक है, पर आप जो चीज मैं भेज रहा हूं उससे संबंधित प्रश्न ही करिए। आप उससे इतर इतर मत भागिए। क्या है ना, मेरे पास भी समय का अभाव होता है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूं, मैं भी पढ़ता हूं कॉलेज में अपना, मेरी भी क्लासेस चलती हैं, साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरी डिप्लोमा की क्लासेस भी चल रही हैं, और हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने कल